Good morning, students. Today I will teach you the supplementary reader. आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का 9th लेसन पढ़ा रही हूँ। हम इस सप्लीमेंट्री रीडर में हम गांधी जी के बारे में पढ़ चुके हैं, उनका बचपन, उनकी स्कूलिंग और उनका लॉयर बनना और फिर साउथ अफ्रीका जाना एक केस के सिलसिले में, और वहाँ पे इंडियंस की हालत देख के वहीं पे सेटल हो जाना, ये सब हम सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ रहे हैं। अब इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है गांधीजी's public work earned him a lot of respect in South Africa. The educated both in India and abroad were not only acquainted with his name but held him high esteem. अब गांधी जी ने जो कुछ भी काम किए थे साउथ अफ्रीका में इंडियंस के हकों के लिए, वो सब पब्लिक के लिए, उसकी वजह से गांधी जी को बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही थी। मतलब इंडिया में और पूरी दुनिया में जितने पढ़े लिखे लोग थे सभी गांधी जी के नाम को जानने लगे थे और गांधी जी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। With his wife and a German friend, Kellenbach, he sailed for the England. Though they took third passage, the ship captain provided special facilities for them. They were given fresh and dry foods to eat, though these things were never given to the third class passengers. They took 18 days to cover the distance between Durban and England. During this journey, there was once a hot discussion between these two friends. अब अपनी वाइफ के साथ और अपने जर्मन फ्रेंड कैलेंडेज के साथ गांधी जी कहाँ के लिए चले, इंग्लैंड के लिए निकले। वो थर्ड क्लास में सफ़र कर रहे थे, लेकिन शिप कैप्टन उनको पूरी वो फैसिलिटीज देता था जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर को मिलती थी। उनको फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें
खाने को दी जाती थी, जो कि थर्ड क्लास पैसेंजर्स को कभी नहीं दी जाती थी। 18 दिन लगे गांधी जी को डरबन से इंग्लैंड तक का सफर करने में, और इस सफर में गांधी जी और उनके दोस्त के बीच में हॉट डिस्कशन भी हो गया। अब वो डिस्कशन क्या था? कैलेंडर was very fond of his binocular. One day while he was watching the sea with the help of the binocular, Gandhiji said to him, "Mr. Callenbach, your costly binocular are inconsistent with the ideas we are trying to realize." Callenbach used to agree with him, but still standing near the cabin, they again started talking about the binocular. Gandhiji said, "This binocular have become the subject of dispute between us. You would better throw them into the sea." अब कैलेंबेज को बाइनोकुलर का बहुत शौक था। एक दिन जब दोनों समुद्र देख रहे थे खड़े हुए बाइनोकुलर की मदद से, तो गांधी जी ने कहा कि मिस्टर कैलेंबेज, आपका ये जो कीमती बाइनोकुलर है, ये मतलब हम दोनों के बीच में लड़ाई का कारण बनेगा। बेहतर होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं, और हो सकता है बेहतर ये होगा कि आप इसको समुद्र में फेंक दें। Surely we must throw them, said Callenbach, and gave the binocular to Gandhiji, who without a second thought threw them into the sea. They disappeared in the midst of the rising waves, and with this ended their dispute. और तो मिस्टर कैलेंबेच ने कहा कि हाँ, बिल्कुल फेंक दो आप इसको। और ये कहते हुए कि कैलेंबेच ने गांधी जी को बाइनोकुलर दिया, और गांधी जी ने बिना 1 मिनट भी लगाए उस बाइनोकुलर को समुद्र में फेंक दिया। और वो जो देखते ही देखते बाइनोकुलर जो है वो समुद्र की लहरों में खो गया, और दोनों के बीच का डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो गया। Gandhiji went to England with the sole purpose of meeting Gokhale there, but Gokhale was in Paris at that time. Gandhiji called a meeting of the Indians living in the England and asked them to help the English in the war. अब गांधी जी इंग्लैंड किसके लिए गए थे? गोखले से मिलने गए थे, लेकिन गोखले उस टाइम पेरिस गए हुए थे। गांधी जी ने सारे इंडियंस की मीटिंग बुलाई इंग्लैंड में, और उनसे कहा कि वो अंग्रेजों को, इंग्लिश को उनकी लड़ाई में सपोर्ट करें। Some people did not agree with his advice. They wanted to utilize this opportunity provided by the war to free their own country. कुछ लोग जो थे वो गांधी जी की इस बात से मुत्तफिक नहीं थे, यानी कि एग्री नहीं कर रहे थे। वो ये कहते थे कि ये जब हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को अगर इसका लड़ाई में मदद कर रहे हैं, तो हमें इस बात का फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद करा लेना चाहिए। This argument did not appeal to Gandhiji. He did not want to exploit the situation, nor did he want to indulge any sort of bargaining. लेकिन ये बात जो है गांधी जी को अच्छी नहीं लगी थी। वो इस सिचुएशन को खराब करना नहीं चाहते थे, और ना ही अंग्रेजों के साथ किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग करना चाहते थे। So he decided to hold back the Indian demand till war ended and communicated his view and decision with the others. तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो अपनी जो आज़ादी की डिमांड है उसको अभी होल्ड पर रखेंगे, और इन सब बातों के बारे में वो लोगों से डिस्कशन करना चाहते थे कि हम इन सारी बातों को अभी फिलहाल छोड़ देंगे। Like the South Africa Indian Ambulance Corps during the Boer War, he raised a volunteer corps to serve the wounded. Every volunteer was an Indian. The British government accepted their services and thanked Gandhiji for his offers. अब साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ पे भी गांधी जी ने बहुत मदद करी लड़ाई में। एम्बुलेंस में लोगों की मरहम पट्टी करी, और जितने भी वॉलंटियर्स थे वो सब इंडियन थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी की सर्विसेज को कबूल किया और उन्हें थैंक भी बोला। While in England, he had pain in his ribs. His disease worried all his friends. At that time, Gandhiji took only the fruit
diet consisting of groundnuts, bananas, lemon, olive oil, tomatoes and grapes. He was not taking any cereal and milk. जब गांधी जी इंग्लैंड में थे तो उनकी पसलियों में दरार हो गया। उनकी इस बीमारी से जो उनके सारे दोस्त थे वो घबरा गए। गांधी जी ने उस टाइम सिर्फ फ्रूट डाइट ली, जैसे मूंगफलियाँ हैं, केले हैं, नींबू है, ओलिव है और टोमेटो है और ग्रेप्स है, ये सारी चीज़ें ली। और उन्होंने अनाज और दूध नहीं लिया उस टाइम बिल्कुल। His political teacher Gokhale also agreed with the doctor's advice. Now Gandhiji was in a dilemma. It was not possible for him to ignore his conscience, nor it is easy to withstand the Gokhale's pressure. But his conscience prevailed upon him and he did not take serious. The fruit diet gradually improved his condition and he left for India. अब गांधी जी बड़े धर्म संकट में आ गए थे। गोखले भी किसके साथ एग्री कर रहे थे, डॉक्टर के साथ एग्री कर रहे थे कि गांधी जी को अनाज लेना चाहिए। गांधी जी के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ना सुने। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुनी और उनके लिए मुसीबत थी कि वो गोखले की बात को भी नहीं टाल सकते थे, लेकिन फिर भी आखिर में उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने अनाज नहीं खाया और फ्रूट डाइट से ही उनकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो गई और वो इंडिया के लिए निकल पड़े। Mr. Cavendish also wanted to accompany him, but because he was a German and Germany was the England's enemy in the war, the government of India did not give him passport. जब गांधी जी इंडिया आ रहे थे तो मिस्टर कैलेंडिज भी आना चाह रहे थे इंडिया गांधी जी के साथ, लेकिन मिस्टर कैलेंडिज को पासपोर्ट नहीं दिया गया क्योंकि वो जर्मन थे। और जब जर्मनी जो थी लड़ाई में इंग्लैंड का दुश्मन था, इसलिए अंग्रेजों ने मिस्टर कैलेंडिज को पासपोर्ट नहीं दिया और मिस्टर कैलेंडिज इंडिया नहीं आ पाए। As no third class passages were available on the ship, Gandhi traveled second. During the voyage, he ate nothing except fresh and dry fruits. There was some improvement in his condition. अब जब गांधी जी इंडिया आ रहे थे तो थर्ड क्लास में कोई उन्हें जगह नहीं मिली, तो उन्होंने सेकंड क्लास में सफ़र किया। उन्होंने अपने सफ़र के दौरान सिर्फ फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स खाए और उनकी कंडीशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। गांधी जी को जब आ रहे थे तब डॉक्टर ने उनकी पसलियों पर बैंडेज बांध दी और कहा कि अब वो बैंडेज को नहीं खोले, यानी पट्टियों को नहीं खोले। बट गांधी जी रिमूव्ड इट आफ्टर 2 days, लेकिन गांधी जी ने 2 दिन बाद वो पट्टियाँ खोल दी। ही हैड लिटिल फेथ इन एलोपैथी। वो हमेशा किसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, एलोपैथी में। जो ये डॉक्टरों की दवाएं होती हैं इसमें उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था। This lack of faith continued all through his life. पूरी जिंदगी वो हमेशा इस बात पे कायम रहे कि डॉक्टर की दवा में उनका भरोसा नहीं रहा। वो नेचर क्योर ट्रीटमेंट में ज़्यादा विश्वास करते थे।
ये मैंने आपका 9th लेसन पूरा कर दिया है। यानी कि गांधी जी कहाँ से, लंदन से इंडिया आ रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन नंबर 10। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, लेसन नंबर 10 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गांधी जी इन इंडिया। अब गांधी जी कहाँ है, इंडिया में है। और किसके लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया वो स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी कि स्ट्रगल का मतलब होता है जद्दोजहद करना, यानी कि तकलीफ उठाना, परेशानियों को फेस करना, फिर कोई चीज़ हासिल करना, ये सब क्या कहलाता है, स्ट्रगल कहलाता है। Gokhale had already come back from the England and was now in Pune. He was indisposed, but when he heard that Gandhi was about to arrive, he came to Mumbai and arranged a reception for him. गोखले इंग्लैंड से आ चुके थे और पूना में रुके हुए थे। जब उन्होंने ये सुना कि गांधी जी आने को है तो वो मुंबई आ गए और उन्होंने गांधी जी के आने के लिए एक रिसेप्शन तैयार किया। गांधी जी रीच्ड मुंबई ऑन जनवरी 9, 1915। There was a large crowd to receive him at the port. The slogan Mahatma Gandhi ki jai filled the air. The people saw a short, statued black man wearing a dhoti, a cloak and a scarf disappearing gate the Apollo Harbor. अब जो पूरा पोर्ट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, वो भीड़ थी और पूरा, और वहाँ से गान की आवाज़ आ रही थी, नारों की आवाज़ आ रही थी, हवा में नारे गूंज रहे थे कि महात्मा गांधी की जय। जब लोगों ने देखा कि एक छोटा सा काला आदमी धोती और क्लॉक और स्कार्फ पहना हुआ चला आ रहा है अपोलो हार्बर पे, तो वो कौन था, ही वाज देयर गांधी, वो ही उनका गांधी था। The Apollo Harbor was reserved for the use of the VIPs only, that is men like Viceroy or such other dignitaries. Gandhi was also treated as VIP and was given these facilities. तो अपोलो हार्बर जो था वो सिर्फ किसके लिए रिजर्व रहता था, वीआईपीज के लिए रिजर्व रहता था, जैसे वाइसराय या दूसरे जो बड़े बड़े खास लोग होते हैं उनके लिए। गांधी जी को भी किसकी तरह ट्रीट किया गया था, वीआईपीज की तरह ट्रीट किया गया था और इसलिए उनको ये फैसिलिटी दी गई थी। गोखले helped Gandhi to come out of the crowd. Kasturba wore a white sari and a blouse and was walking barefooted. The people were all praised for Gandhi's simplicity. After the reception were over, Gandhiji met the governor of Mumbai, Lord Wellington. He said to Gandhiji, I would like you to meet whenever you propose to do anything against the government. तो गोखले ने गांधी जी को भीड़ में से बाहर आने को कहा, बाहर आने में मदद करी। तो
समाज की भीड़ में से निकाल के लाए। कस्तूरबा धोनी को सफ़ेद साड़ी पहनी थी, वो नंगे पैर थी। लोग जो थे वो गांधी जी की सिंपलिसिटी को बहुत ज़्यादा मान रहे थे। ये सोच रहे थे कि इतने फेमस होने के बाद भी कितने ज़्यादा सिंपल है। जब रिसेप्शन ख़त्म हो गए तो गांधी जी मुंबई में गवर्नर जो लॉर्ड वेलिंगटन थे उनसे मिलने गए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपसे हमेशा मिलूंगा जब भी आप कोई बात करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मीटिंग वगैरह करेंगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा जब आप मुझे बुलाएंगे। गांधी जी easily gave the promise and said, "It has always been my practice to notify the government before I start anything. I never conceal anything from anybody. I will certainly inform you so that you could do something to redress and people's grievances." गांधी जी ने उनको यकीन दिलाया कि मैं जो कुछ भी कदम उठाऊंगा वो कदम उठाने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा कि मैं ये करने जा रहा हूँ और बिना इन्फॉर्म किए मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। After a few days stay in Mumbai, he went to Pune where the Gokhale was his host. Gokhale asked him to make an extensive tour of the whole country and complete it in a year's time. He wanted Gandhi to acquaint himself with the people's condition and to think the ways of their betterment and to secure for them their rights. Gandhi जी accepted his advice. कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद गांधी जी गोखले के साथ पूना आ गए। पूना में वो गोखले के यहाँ रुके थे। गोखले ने मुझे कहा कि तुम पूरे देश का दौरा करो और पूरे देश का दौरा करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लेना है, 1 साल का टाइम लेना है। और ये दौरा इसलिए करना था कि वो जितने जो इंडिया के लोग हैं उनकी कंडीशन के बारे में जानना है और उनके बेटरमेंट का तरीका जो है वो किस तरह से उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है ये जानना है। और गांधी जी ने और उन लोगों को इसलिए जागरूक बनाए, अपने हकों के लिए जागरूक बनाए। गांधी को इसलिए एक भाई जो है उसको कबूल कर लिया। But before he undertook his tour, he went to Rajkot and Porbandar to meet his relatives. On his way to Rajkot, a public worker came to him at a railway station and complained to him against the tax imposed on the peasant of Viramgram. He also spoke about the hardship that peasants have been experiencing because of the tax. Gandhi was running a temperature at that time. So he simply said, "Are you prepared to go to jail?" That man said yes. जब गांधी जी टूर को जा रहे थे तो उससे पहले वो राजकोट गए और पोरबंदर गए अपने रिश्तेदारों से मिलने। जब वो राजकोट जा रहे थे तो एक पब्लिक वर्कर रेलवे स्टेशन पर आया और उसने टैक्स के खिलाफ, गवर्नमेंट किसानों के ऊपर जो टैक्स लगा रही थी उसके खिलाफ उनको बताया और उसने कहा कि और बाकी जो परेशानियां किसान उठा रहे थे टैक्स की वजह से वो सब बताए। गांधी जी को उस टाइम बुखार चढ़ रहा था और गांधी जी को उस आदमी से पूछा, क्या तुम जेल जाने को तैयार हो? तो उस आदमी ने कहा, हाँ हम जेल जाने को तैयार हैं। Then I shall make an inquiry and if I find the complaints to be true, I will try to get the grievance redressed, said Gandhi, assuring the workers of his support. गांधी ने कहा, हाँ ठीक है, तो अगर तुम जेल जाने को तैयार हो तो मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा कि तुम्हारी कंप्लेंट सही है और अगर ये सही हुई तो मैं तुम्हारा पूरी तरह से साथ दूंगा। और गांधी जी ने ये कह के उसको सेटिस्फाइड कर दिया। गांधी जी could never be at peace with himself without doing public work. He had come to Rajkot to meet his relatives, to spend some time in their midst and to take some rest. But the people did not let him take any rest. He collected all the facts and wrote to the governor, urging him to give relief to the peasant. गांधी जी आए तो थे अपने रिश्तेदारों से मिलने और उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम भी गुजारा, लेकिन गांधी जी को कोई और रेस्ट भी करना उनका एक पर्पस था।
लेकिन लोग मुस्तफल उनसे मिलने आते रहते थे, किसी ने उन्हें रेस्ट नहीं लेने दिया। गांधी जी ने वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जुटाई और इंक्वायरी करी कि जो बातें हैं ये सब सही हैं। तो गांधी जी ने जो ये सारी बातें सुनकर वहाँ के गवर्नर को लेटर लिखा और उससे बहस मुबाहिसे करे कि वो ये किसानों को इससे थोड़ा सा आराम दे, मतलब टैक्स में कमी करे, थोड़ा दया करे, कुछ उनकी भी सुने, क्योंकि उन लोगों की हालत नहीं है ऐसे कि वो इतना टैक्स दे सके। When the government did not do anything in the matter, he met the Viceroy. The Viceroy found the complaint to be true and withdraw the tax. This was the first success in India in the field of public service. जब गवर्नर ने कुछ भी नहीं किया इस मसले पर तो गांधी जी वाइसराय से मिले। वाइसराय ने जब देखा कि ये बात बहुत सच्ची है, शिकायत जो की जा रही है कि टैक्स ज़्यादा है ये बिल्कुल सही है, तो वाइसराय ने गांधी जी को वाइसराय ने पूरे टैक्स उठा लिए किसानों के से, और ये भारत में पहला सक्सेस था गांधी जी के पब्लिक सर्विस का। अब गांधी जी ने वो सफर स्टार्ट किया जिसके लिए उन्होंने गोखले से वायदा किया था, यानी कि पूरे देश का सफर करना और ये देखना कि लोग किस हाल में हैं और उनकी जिंदगी में सुधार लाना। इस पर्पज के लिए जो उन्होंने टूर का वादा किया था वो टूर गांधी जी ने स्टार्ट किया। उन्होंने ऑर्डिनरी और पुअर पैसेंजर की तरह थर्ड क्लास में सफर करा। सफ़ेद मुर्गी, सफ़ेद शर्ट और कश्मीर के कलकत्ता और रंगून भी गए वो। उन्होंने लोगों से कहा, खासतौर से स्टूडेंट से, कि ऐसे आदमी बनो जिसका कोई कैरेक्टर हो और अपने मजहब को फॉलो करो। ऐसी कोई चीज़ मत करो जो तुम दूसरों में देखना पसंद नहीं करते। उस वक्त वहाँ पे कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो गांधी जी हरिद्वार भी गए। He was proud to see the incineration of the town. वहाँ की गंदगी देखकर उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने फ्यूनिक्स पार्टी से और उन्होंने वहाँ जो फ्यूनिक्स सेटलमेंट में जो लोग रहते थे उनसे आकर साफ सफाई करने को कहा। उस जगह की ऋषिकेश में जब वो थे तो एक साधु आया और उसने आके कहा कि तुमने शिखा को त्याग दिया है जबकि तुम एक हिंदू हो, और जो पवित्र धागा जिसे जनेऊ कहते हैं वो भी नहीं डला है तुम्हारे, कैसे हिंदू हो? ये हिंदुज़्म के सिंबल है। I can grow the shikha, but I would not wear the thread because there are lots of people in our country who would not wear it, and yet they are Hindus. After it, उन्होंने कहा कि मैं शिखा तो बढ़ा लूँगा, लेकिन मैं धागा तो नहीं पहनूंगा, क्योंकि हजारों ऐसे लोग हैं जो इस धागे को नहीं पहनते लेकिन वो हिंदू हैं। नॉर्थ और ईस्ट का, इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट का सफर करने के बाद गांधी जी साउथ की तरफ गए। मदुराई में उन्हें बहुत बड़ा रिसेप्शन दिया गया। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और एक बनियन ट्री के नीचे बैठकर उनकी मीटिंग ली और उन्होंने अपना दुख जाहिर करा जो हरिजन्स की कंडीशन थी इस देश में। उन्होंने कहा कि मजहब में नहीं बताया गया है कि उनके साथ बुरा सलूक करो, मजहब को फॉलो करने वालों ने ही फर्क बना के रखा है।
वेजिटेबल्स से कहा कि वो अच्छे से रहें और उन्हें झूठा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने इंग्लिश की जगह पे हिंदी भाषा और अपने इंडिया में बोले जाने वाली भाषाओं के को यूज़ करने को कहा। उन्होंने कहा कि इंग्लिश गुड लैंग्वेज है, लेकिन हमारी मातृभाषा नहीं है ये। हमें अपनी मातृभाषा से मोहब्बत करना चाहिए और उसी में बात करना चाहिए। और अपनी जो उनके जितने भाषण थे उसमें उन्होंने लोगों से क्या कहा कि वो चरखा चलाना और कपड़ा बुनना सीखें, दोनों ही काम लोगों को आना चाहिए। जब उन्होंने ये कंट्री वाइड टूर खत्म कर लिया तो उन्होंने ये सोचा कि अब वो ऐसी जगह पर सेटल हो जाए उन लोगों के साथ जो लोग साउथ अफ्रीका से आए हैं, और ये यही जगह जो होगी वो उनके फ्यूचर डिसीजन की, फ्यूचर एक्टिविटीज की जगह होगी। तो इस काम के लिए गांधी जी को कई नाम सोचे गए, कई नाम सजेस्ट किए गए कि आप यहाँ रह जाइए, वहाँ रह जाइए। फिर गांधी जी ने अहमदाबाद को चुना। गांधी जी ने कहाँ पे रहना स्टार्ट करा? अहमदाबाद में रहना स्टार्ट किया।